नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है, पैरों तले जमीन खिसका देने वाली है। दरअसल एक महिला अपनी बेटी को एक बुजुर्ग व्यक्ति के देख रेख में छोड़कर जाती है। और जो बुजुर्ग व्यक्ति रहता है उसे, जो लड़की रहती है वो उसकी उम्र 13 साल रहती है, वह बुजुर्ग व्यक्ति को दादा कहती थी और दादा को बहुत लाड प्यार करती थी। दादा भी उस बच्ची को बहुत लाड प्यार करते थे। एक दिन लड़की कहती है कि दादा आज मेरा जन्मदिन है, आज माँ घर पे नहीं है, देर से आएगी, तो आज आप मुझे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट करने वाले हो। अब दादा एक ऐसा गिफ्ट देता है जिससे लड़की तो नासमझ रहती है, लेकिन जब उसके गिफ्ट के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल मैं जिस घटना की बात कर रहा हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली की यह घटना है और इसकी शुरुआत होती है 4 मई 2022 से। 4 मई 2022 को एक महिला अपनी बेटी के साथ थाने पहुंचती है, इज्जतनगर थाने। इज्जतनगर थाना पहुंचने के बाद वह रोते हुए दरोगा जी से शिकायत दर्ज कराती है और दरोगा जी को जो वह बताती है, दरोगा जी भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। दरोगा जी भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर 13 साल की लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अब दरोगा जी जांच पड़ताल करते हैं और जब जांच पड़ताल करते हैं तो जो हकीकत सामने आती है वो बेहद ही हमारे समाज के लिए, समाज को शर्मसार कर देने वाली होती है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जतनगर थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है। प्राइवेसी की वजह से मैं उस कॉलोनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस कॉलोनी में एक परिवार रहता था। परिवार में एक छोटी सी 13 साल की नाबालिग लड़की सोनी, उसके माता पिता रहते थे। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बरेली में ही बड़ी हुई, बरेली में ही वह पढ़ाई लिखाई करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि वह थोड़ी बहुत मंद बुद्धि की थी। उस जो भी आप कहिए उसको समझ में नहीं आता था। अब घर वाले उसका भी इलाज करा रहे थे। इसी दौरान अब घर वाले जो होते हैं, सोनी के पिताजी, वो अपनी बेटी और अपने पत्नी को लेकर दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली जाते हैं और वहाँ लड़की का इलाज कराते हैं। लड़की का इलाज कराते हैं, लड़की जैसे थोड़ी बहुत सही होने लगती है। अब वही दिल्ली में ही वह काम करने लगते हैं, वही रोजगार ढूंढ लेते हैं और वही काम करने लगते हैं और जो भी पैसे कमाते हैं उससे अपने बेटी और अपनी पत्नी का पालन पोषण करने लगते हैं। अब एक माँ को चिंता रहती है कि उसकी बेटी जल्द से जल्द जब सही हो जाए तो वह भी अपनी बेटी को लेकर अपने शहर वापस चले। लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं कि कुछ समय लगेगा, थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, दवा रेगुलर चलेगी तो वह सही हो जाएगी। अब धीरे धीरे जब लड़की में सुधार आने लगता है तभी वह, जो उनके पिता रहते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस बीच सारी जिम्मेदारी एक माँ पर आ जाती है। उधर अपनी मंद बुद्धि की बेटी को लेकर वह परेशान रहती है, उधर अब पति की भी देखरेख करनी पड़ती थी। अब इस बीच कुछ पैसे की जरूरत पड़ने लगती है तो अपने रिश्तेदारों से कुछ कर्ज लेती हैं। कर्ज लेने के बाद अब बेटी और पति दोनों का इलाज करती हैं। जैसे ही पति ठीक ठाक हो जाता है, अब बेटी भी ठीक ठाक हो जाती है, तो अब पति से पत्नी कहती है कि एक काम करिए कि अब घर चलते, अपने शहर चलते हैं, काफी दिन हो गया है, अब घर की भी याद आ रही है। अब जो पति रहते हैं वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी सोनी को लेकर घर चले आते हैं। अब जैसे ही घर आते हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं, जो भी पड़ोस के उनके खास दोस्त रहते हैं, जो भी महिलाएं रहती हैं, वह मिलने के लिए आती हैं और सोनी को भी वह देखते हैं। तो सोनी भी अब करीब 6-7 महीने बाद घर लौटी थी और सोनी की भी जो हालत रहती है वह बेहद अच्छी हो चुकी थी। अब वह धीरे धीरे लोगों के बारे में जानना, पहचानना, सुनना, सब कुछ उसका सही हो चुका था। अब उसकी जो पुरानी यादें थी वो भी सब सही हो चुकी थी। अब वह मेंटल रूप से एक मजबूत लड़की हो चुकी थी। अब इसी बीच उसकी माता जी, दवा तो चल ही रही थी, लेकिन अब इसी बीच उसका एडमिशन पास के एक स्कूल में करा देती हैं। अब लड़की जाकर उसी में पढ़ाई लिखाई करती थी। अब एक दिन जब उसकी माता जी और पिताजी घर पर रहते हैं तो फिर से बेटी को कुछ अटैक आता है, कुछ दिक्कतें महसूस होती है, वो अपनाने लगती है और गिर जाती है। अब उसकी माँ देखती है कि बेटी की हालत बेहद खराब हो गई है
तो फिर उसे लेकर उसी दिल्ली के हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ इलाज कराती है। तो पता चलता है कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, दवा कुछ और दिन और चलानी पड़ेगी, धीरे धीरे वह सही हो जाएगी। अब माँ जो रहती है अपनी बेटी के बारे में सोचकर, उसके भविष्य के बारे में सोचकर रोने लगती है। अब उसकी परेशानियां और बढ़ने लगती है। परेशान होकर एक माँ और कर भी क्या सकती थी, दवा के सिवा और वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। मंदिर मस्जिद जहां भी वह जाती, अपनी बेटी की लंबी उम्र के लिए, उसे स्वस्थ रहने की दुआएं करती थी, दुआ मांगती थी। अब अपने पति के साथ जब वो घर आ जाती है, फिर से दवा रिस्टार्ट हो जाती है, दवा चलने लगती है। पास में ही एक 60 वर्षीय बुजुर्ग दादाजी रहते थे, जिनका नाम रहता है बूदन। बूदन बेहद ही पैसे वाले रहते हैं और उनके घर पर भी सिर्फ वही और उनकी पत्नी, मात्र 2 लोगों का परिवार था। उनके बेटे अपनी पत्नी को लेकर बाहर रहते थे, बाहर ही कमाते खाते थे। और बूदन के परिवार से, सोनी के परिवार से काफी अच्छा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के घर आना जाना, उठना बैठना, बेहद ही गहरा रिश्ता था। दोनों पर इतना विश्वास था कि कभी बूदन अपनी पत्नी को उनके भरोसे छोड़कर चले जाते थे, उनके घर खाना खाने के लिए भेज देते थे, और भी बहुत सारी चीजें थी। और जो सोनी के पिताजी थे मोहन, वह भी अपनी बेटी को बूदन के परिवार के ऊपर छोड़कर चले जाते थे। अब इसी बीच जब लड़की कंप्लीटली 13 साल की हो जाती है और वह बिल्कुल फिट हो चुकी थी, अब एक दिन वह बूदन के घर जाती है। और बूदन के घर जाती है तो बूदन के घर कोई रहता नहीं है। बूदन कमरे में बैठकर फोन चला रहा था। फोन चलाते चलाते जब सोनी वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसके बूदन दादा जो है फोन में कुछ अश्लील चीजें देख रहे हैं। अब वह पूछती है कि दादा ये क्या देख रहे हो। तभी बूदन फोन बंद करके उस लड़की को देखने लगते हैं और देखते देखते न जाने कब बूदन का ख्याल बदलता है। बूदन उस लड़की से बातचीत करते रहते हैं। बातचीत करते करते उस लड़की को गिफ्ट देने लगते हैं, कभी पैसे देने लगते हैं, तो धीरे धीरे उसको अपनी बातों में फंसाने लगते हैं। कुछ दिन और गुजरता है। अब लड़की को बूदन चाचा की आदत पड़ चुकी थी। बूदन चाचा के दादा के घर जब वो जाती है तो बूदन दादा उस लड़की को बहला फुसला कर उसको कुछ पैसे देते। तो जब भी लड़की स्कूल जाती, जब भी उसको पैसे की लत लगती, कुछ भी उसको चाहिए होता, शहर की लड़की रहती है, वो धीरे धीरे दिमाग से भी सही हो चुकी थी। अब वो बूदन दादा के पास जाती और बूदन दादा से पैसे मांगती, और बूदन दादा उस पैसे का फायदा उठाकर, पैसा देने का फायदा उठाकर अब उस लड़की के साथ एक दिन जब उनके घर पर उनकी पत्नी बाहर गई होती है तो उस लड़की को घर में ले जाते हैं और टीवी चलाते हैं। टीवी चलाकर उस लड़की से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। लड़की अपने आप को रोक भी नहीं पाती है और जो बूदन रहते हैं वह लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। अब लड़की भी मना करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच जो बूदन रहते हैं उस लड़की का वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद अब वह लड़की को जब भी मन करता था अपने कमरे पर बुलाते थे, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते थे। मात्र 13 साल की नाबालिग लड़की, कहाँ 60 साल का बुजुर्ग बूदन। बूदन को थोड़ी भी शर्म नहीं आती थी। वो लड़की के साथ खुलकर जो चाहता था वह करता था, और जब भी लड़की किसी से कुछ कहने की बात करती तो उसे मार देने की धमकी भी देता था। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वह लड़की को बुलाता है और बुलाने के बाद लड़की के साथ फिर से शारीरिक शोषण करता है। कुछ दिन और गुजरता है, फिर उसकी माँ और उसके पिताजी दिल्ली जाते हैं और लड़की को बूदन के घर छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि इसका ख्याल रखिएगा, और कल इसका जन्मदिन भी है, शाम तक हम लोग आ जाएंगे, दवा लेने जा रहे हैं। अब बूदन को और क्या चाहिए था, बूदन को एक अच्छा मौका मिल चुका था। जन्मदिन रहता है और सुबह अगले दिन जब लड़की बूदन से बातचीत करती है, दादा से अपने, वहीं उसकी पत्नी भी बैठी रहती है, तो कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज आप मुझे क्या देने वाले हैं। अब जो बूदन रहते हैं वह कहते हैं कि मांगो, जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, आज खुलकर कहो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। लड़की कुछ ड्रेस और मोबाइल की मांग करती है, बूदन उसको पूरा कर देता है। अब पत्नी सोचती है कि बगल की लड़की है, बहुत सभी लोग उसे प्यार करते हैं, तो ऐसा ही चल रहा होगा। अब
पत्नी अपने कमरे में रहती है बूदन की, और बूदन लड़की के घर चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि चलो आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज मैं नदी किनारे जा रहा हूँ, आज चलो मैं तुम्हें नदी घुमा कर लाता हूँ। नदी घुमाने जाते हैं तो वह लड़की को फिर से नदी किनारे ही उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। अश्लील हरकतें करने के बाद लड़की कहती है यहाँ सभी लोग देख लेंगे, आप ये क्या कर रहे हैं। फिर बूदन वहां लड़की को लेकर आता है और लड़की के ही घर जाता है और लड़की के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब शाम होते ही उसके माता पिता आ जाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं लड़की का, लड़की भी खुश रहती है, सभी लोग खुश रहते हैं, साथ में बूदन भी मौजूद रहता है। करीब 2 महीने और गुजरता है, सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे बूदन चाहता था। लड़की को जब चाहता था वो इस्तेमाल करता था और उसे धमकियां देता था। 2 महीना गुजरता है, जो लड़की की माँ होती है वह घर पर ही रहती है, पिता कहीं बाहर गए रहते हैं। तभी अचानक से लड़की के पेट में दर्द होता है और वो अपनी माँ को शिकायत करती है कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहा है। अब माँ रोने लगती है कि ये कौन सी नई बीमारी इसको हो गई, अभी तो मैं एक और बीमारी की दवा पहले से कर रही हूँ। अब वो एक माँ अपनी बेटी की उस परिस्थिति को देखकर परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वो उसके पिता को फोन करती है। जब पिता को फोन करती है तो पिता कहता है कि मैं शाम तक आ जाऊंगा, अभी बाहर हूँ। शाम होने का पत्नी इंतजार करती है अपनी बेटी सोनी के साथ और बगल में जाती है बूदन के घर और बूदन की पत्नी से कहती है कि मेरी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है चलो मेडिकल स्टोर से कुछ दर्द की दवा ला कर दे दो। तो वह मेडिकल स्टोर पर जाती है, बताती है कि बेटी के पेट में दर्द हो रहा है। तो मेडिकल स्टोर वाला कुछ दवाएं दे देता है जिससे उसको राहत मिल जाती है। लेकिन फिर अगले दिन जब पति घर पर होता है तो फिर से दर्द शुरू होता है और बेटी को अजीब लगने लगता है। तो फिर से माँ से कहती है, तो माँ सोचती है कि अब क्यों ना डॉक्टर को ही दिखा दिया जाए। फिर माँ अपनी बेटी सोनी को लेकर और उसका पिता मोहन दोनों ही एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। जाकर डॉक्टर से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि पिछले 2 दिनों से बेटी के पेट में दर्द हो रहा है। और डॉक्टर जैसे ही बेटी से बातचीत करते हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं, जब उससे पूछते हैं तो सारी समस्याएं बताती है। अब डॉक्टर को कुछ शक होता है, डॉक्टर अपना एक रिपोर्ट लिखता है, जांच कराने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करता है, कुछ जांच करने के लिए भी कुछ लिखता है। अब जब बेटी की जांच होती है और जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर रिपोर्ट हाथ में लेकर सामने माता पिता बैठे रहते हैं, बेटी भी बैठी रहती है और वह लड़की की उम्र के बारे में पूछते हैं कि लड़की की उम्र क्या सचमुच 13 साल है। माता पिता बताते हैं कि हाँ लड़की की उम्र 13 साल ही है। अब डॉक्टर संशय में पड़ जाते हैं। माँ पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो आप बताना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर अब जो है सोच रहा था कि अब जो बीमारी लड़की को हुई है, जो चीज लड़की के साथ हुआ है, मैं उसकी माँ से कहूँ या उसके पिता से कहूँ या फिर किससे कहूँ। फिर डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि दरअसल आपकी बच्ची 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसे ही यह बात माँ सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह चेयर छोड़ खड़ी हो जाती है और पिता भी खड़ा हो जाता है। कहता है सर ये क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आप बेटी के बारे में मेरे इस तरह की ख्यालात रख रहे हैं, आप कैसे डॉक्टर हैं। डॉक्टर कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आप बैठ जाइए और रिपोर्ट देख लीजिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप किसी और हॉस्पिटल चले जाइए। अब लड़की की माँ को डॉक्टर पे यकीन नहीं होता है तो वह फिर अपने बेटी और अपने पति के साथ कुछ सोचते हुए दूसरे हॉस्पिटल जाती है। जब वहां जाती है वहां डॉक्टर से बातचीत करती है, परामर्श लेती है, तो फिर डॉक्टर साहब फिर एक रिपोर्ट लिखते हैं, जांच कराते हैं और जब जांच कराते हैं जो रिपोर्ट आती है तो फिर वही डॉक्टर भी वही चीज कहते हैं। तो माँ बेटी को लेकर रोते हुए घर चली जाती है। जब घर जाती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, या डॉक्टर सही है या फिर कौन सही है। फिर पिता कहीं किसी काम से बाहर जाते हैं तो माँ बेटी को कमरे में ले जाकर उससे पूछताछ करती है, उसे बहलाती है, फुसलाती है और पूछती है कि बेटा इन दिनों जब हम कहीं बाहर जाते थे तो तुम क्या किसी के घर जाती थी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता था जो तुम मुझसे बता नहीं पाती हो। बेटी भी रोने लगती है और माँ को बताती है कि माँ पास वाले बूदन दादा, जब आप नहीं थी तो मैं जाती थी उनके घर, तो
वह कई बार नदी घुमाने के बहाने भी अश्लील हरकतें करते थे और मौका पाते ही अपने ही घर में वह मेरे साथ मेरा शारीरिक शोषण भी करते थे। और मैं मना करती थी तो वो मुझे धमकी देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे और मेरी अश्लील वीडियो भी बनाकर रखी है। अब मैं डर जाती थी कि मैं किससे कहूँ, लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। और इसके बदले में वो मुझे पैसा भी दिया करते थे, इसलिए मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। अब माँ गुस्से में आती है और बेटी को मारना शुरू करती है। बेटी रोने लगती है, माफी मांगने लगती है, चिल्लाने लगती है। फिर माँ फौरन ही अपने पति को फोन कर सारी बात बताती है और जब पति गुस्से में घर आता है तो बूदन के घर जाता है, लेकिन बूदन को कहीं से भनक लग चुकी थी कि लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है और बूदन वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही पिता घर आता है, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर इज्जत नगर थाने जाता है। 4 मई 2022 को जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराता है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है अपने तरीके से। जांच पड़ताल में डॉक्टरों से भी मुलाकात करती है, सारे सबूत इकट्ठे करती है तो पता चलता है कि वाकई में 2 महीने की वह प्रेग्नेंट है और इसमें सारा हाथ जो है बूदन का ही है। इसमें पुलिस अब उस व्यक्ति की जांच पड़ताल में जुट जाती है बूदन के, और कहीं से लिंक मिलता है, पता चलता है कि बूदन अपने रिश्तेदारियों में छिपा हुआ है। अब पुलिस जाकर बूदन को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर उसे पास्को एक्ट और SC/ST के केस में और भी कई धारा लगाकर उसे जेल भेज देती है। अब जेल भेजने के बाद मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में मामला चलता रहता है और एक दिन 2 साल बाद यानी कि 11 मार्च 2024 को फैसला आता है और जज साहब बूदन को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने के तौर पर सजा सुनाते हैं। अब जो भी इस घटना को सुनता वह हैरान रहता, उसे यकीन नहीं हो पा रहा था और उस वह किस व्यक्ति पे यकीन करे यह भी सोचकर लोग अफसोस कर रहे थे। कौन अपना है कौन पराया है, आखिर इससे इस चीजों से कैसे बचा जा सके। जरूरत है सावधान रहने की। दरअसल अपने बच्ची बेटी बहन जो भी लोग हैं, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं और जो भी आपके घर छोटे बच्चे हैं, जरूरत है उनको बैड टच गुड टच के बारे में सिखाने की। इस तरह की उनको आप शिक्षा दीक्षा दीजिए ताकि वह गलत आदमी को, गलत लोगों के बारे में थोड़ी बहुत समझदारी रखें और खुलकर अपने बेटी बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार कीजिए ताकि वह आपको कुछ भी बताने से बिल्कुल न डरें। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। फैजल खान है, राम किशोर हैं, बनवाल सिंह हैं, नूर उल हक भाई हैं, दीपक पांडे हैं अयोध्या से, सुनील चौधरी हैं राजस्थान से, शाहिल खान है दिल्ली से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साहब, इतना हमें प्यार देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।